आईसीएसई 10th में हिंदी की परीक्षा जब होती है तो उसके दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आज हम सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है उसकी बात करेंगे। देखिए, कल सीबीएसई ने अपने 10th बोर्ड की परीक्षाओं के डेट डिक्लेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आईसीएसई भी बहुत जल्द डेट डिक्लेयर कर देगा, इसलिए सभी बच्चे अब तैयार हो जाएं सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। और जिन लोगों का हिंदी अभी बाकी रहा है, जिन्होंने पूरे साल इसको गंभीरता से नहीं पढ़ा है, अभी भी उनके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है, तो प्लीज़ 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 सभी बच्चे खबरदार हो जाएं और देख लें कि उन्हें परीक्षा के प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है। और अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है 9822315602 पर। वो कभी भी कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिए भी जानकारी मांग सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है क्योंकि सभी बच्चे पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे, ऐसा मुझे पूरी तरह से लगता है। अब देख लीजिए, हम सेक्शन ए की बात करते हैं। 40 मार्क्स सेक्शन ए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स के लिए आता है। अब इसमें बच्चों के सभी कन्फ्यूज़न मैं आज दूर करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के। यानी हम 2 प्रश्नों के आज पूरे सॉल्यूशंस जान लेंगे किस तरीके से हमें लिखने हैं। तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन होता है वो आ जाता है 250 शब्दों में एक संक्षिप्त लेख लिखने के लिए। संक्षिप्त लेख लिखने का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये जाने लेख होता क्या है। लेख का साधारण अर्थ है लिखना। लेख का साधारण अर्थ हो गया भाई लिखना। आप लिखिए, लेख लिखिए, यानी आप लिखिए। अब उसमें यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमारे विषय से रिलेटेड। विषय में भी विषय दिया जा रहा है। विषय तो आपका हिंदी हो गया, अब उसमें भी विषय दिया जा रहा है। अब वो विषय कितने प्रकार के दिए जा रहे हैं, तो वो विषय आपको 5 प्रकार से दिए जा रहे हैं। 5 प्रकारों को हम एक एक करके जान लें और फिर हम चुने कि हमें इनमें से कौन सा बेहतर लगता है, जिस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो पहला सवाल आपको आ जाएगा, मान लीजिए कि पराधीनता को मृत्यु तुल्य माना गया है क्योंकि पराधीन होने पर व्यक्ति का आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, उसका भविष्य बाधित हो जाता है तथा व्यक्ति में हीन भावना आ जाती है। पराधीनता का अर्थ, प्रकार तथा दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए सार गर्भित प्रस्ताव लिखिए। देखिए, ऊपर लिखा है लेख लिखिए, नीचे क्या आ गया, प्रस्ताव लिखिए। पहले नंबर पे तो ये कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में कि भाई ये ऊपर प्रस्ताव, नीचे प्रस्ताव लिखने को बोल रहा है, जबकि ऊपर उसने बोला था लेख लिखो। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बात है। प्रस्ताव का मतलब भी है लिखना, आपको लिखना ही है। बस लिखने में जो हमारी शैली, हमारा जो तरीका है, उस पर हमें खासा ध्यान रखना है कि हमें लिखना है तो कैसे लिखना है। ये नहीं कि हम कुछ भी लिखते जाएं, ये नहीं कि हमने जो मन में दिमाग में आ रहा है उसको लिखते जा रहे हैं। नहीं, टॉपिक को पकड़ लीजिए। पराधीनता टॉपिक आ गया है आपके पास, और पराधीनता टॉपिक जब आ गया है तो इसमें कई बातें होती हैं। देखिए, आपके लिए मैं सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं कि आप इस चीज़ को एक निबंध की तरह मान लीजिए। मतलब है ये एक प्रकार से निबंध ही, एक निबंध की शैली में ही ये भी लिखा जाएगा। सिर्फ इन्होंने इसको निबंध ना बोल करके प्रस्ताव लिख दिया। प्रस्ताव का मतलब होता है आपके खुले विचार, आप इस पर अपने खुले विचार दीजिए, ऐसा उसका कहना है। तो हम जिस तरीके से निबंध में कई पॉइंट्स को लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम प्रस्ताव देखते हैं, प्रस्तावना देखते हैं सबसे पहले,
कहानी निबंध के अंदर। तो प्रस्तावना के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट जो यानी कि जो टॉपिक है निबंध का या प्रस्ताव का या लेख लिखने के लिए जो बात कही गई है, उसमें जो टॉपिक है हम उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करते हैं। ये हो जाती है हमारी प्रस्तावना। उसके बाद उसको लेकर के कितने सारे पॉइंट्स बनते हैं या क्या क्या हम लिख सकते हैं, उसको हम कैटेगरी वाइज कर देते हैं। और कैटेगरी वाइज करने के बाद एक एक के ऊपर हम काम करते हैं और उस तरीके से हमारा निबंध, हमारा लेख जो है वो आगे बढ़ने लगता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि पराधीनता को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। पराधीनता, इंसान के पराधीनता से पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में अंतर बता दीजिए। पराधीन मनुष्य के जीवन और पराधीनता को काट करके जब वो स्वाधीन हो जाए तब उसके जीवन के दोनों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। जेलों में बंद जो कैदी हैं उनके कैद होने के दुख का वर्णन आप इसमें डाल सकते हैं। पक्षी जो कि पिंजरों में बंद हैं उनके दुख को आप इसमें डाल सकते हैं। आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई पोयम आ जाती है दिमाग में, किसी भाषा की एकाध पंक्ति आ जाती है, हिंदी के अंदर देखो कमाल, किसी भी लैंग्वेज की कम से कम 2-3 लाइनें चल जाएंगी अगर आपने डायलॉग के रूप में, पोयम के रूप में लिख दिया। ऊपर लिख दीजिए भाई मराठी में ये कहा गया है, कन्नड़ में ऐसा कहा गया है, या फिर बंगाली में ऐसा कहा गया है। तो कोई भी भाषा की 2-3 पंक्तियां जबकि आपके ये निबंध से एकदम रिलेटेड है वो भी चल जाएंगी, चिंता नहीं करना। इंग्लिश की 2-3 लाइनें जो हैं आप गुलामी के ऊपर इसमें डाल सकते हैं। मुझे पोयम एक याद आ गई है, ये जब मैंने टॉपिक देखा तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस तरह की पंक्ति थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कविता का ही नाम था। इसमें देखिए कितने शानदार तरीके से उन्होंने पराधीनता के दुखों के बारे में बताया है और स्वाधीनता के सुखों के बारे में बताया है। तो ऐसी कविताओं की 2-4 लाइनें, 8-10 लाइनें आप इसमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। प्रस्तावना देने के बाद आप जब शुरुआत करते हैं अपने निबंध की, अब देखा जाए कि प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में क्या क्या बोल रहा है। आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। तो आत्मसम्मान किस प्रकार से नष्ट हो जाता है, आत्मसम्मान क्या चीज़ है, आत्मसम्मान कैसे बनता है, ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर डालनी चाहिए और आप डाल सकते हैं, बिल्कुल आपको हिचकिचाना नहीं है। उसके बाद जो है इंसान का भविष्य बाधित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारा देश जो है गुलामी में चला गया था तो उस समय हमारा भविष्य किस प्रकार से अंधकारमय हमें लग रहा था, उसका वर्णन हम यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो बोल रहा है कि व्यक्ति में हीन भावना आ जाती है, किन कारणों से हीन भावना और क्या क्या हीन भावना आ जाती है, हीन भावना से आ जाने से उसको क्या क्या समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ये हम लिख सकते हैं। पराधीनता का अर्थ क्लियर। अब देखिए, अब सीधे सीधे आप क्वेश्चन पे आइए। पराधीनता का अर्थ बताओ, पराधीनता के प्रकार बताओ तथा दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए सारगर्भित प्रस्ताव लिखना है। सारगर्भित मतलब कि जिसमें मीनिंगफुल, कहने का मतलब है भाई जिसमें सार हो, है ना। सार का मतलब है कि उसमें निचोड़ होना चाहिए। अब बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल नहीं घबराना है, उनके पास टॉपिक है वो इसके ऊपर लिखना चाहते हैं तो सबसे इजी मेथड आपके पास ये रहेगा कि आपको इससे रिलेटेड जो कुछ भी याद है, जो कुछ भी आता है, जितना कुछ भी समझ में आता है वो सब का सब आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, थकिए नहीं। एक बात पूछते हैं अक्सर बच्चे मुझसे कि निबंध लास्ट में लिखना चाहिए क्या सर, या शुरू में लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्या करें हम। तो देखो, सबसे बेहतर तरीका है पहले नंबर पर ये कि हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी भाषा को, हिंदी सब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट से कम मत समझिए, सबसे कठिन और सबसे ऊपर ही समझिए तो बेहतर होगा। सबसे पहले तो यहीं पर आपकी हीन भावना पैदा हो जाती है कि हिंदी है, हिंदी है। पहले तो ये दिमाग से निकाल देना है हमारे कि भाई ये मैथ से ज़्यादा इजी है, मैथ से ज़्यादा कठिन है, मान के चलो साइंस से ज़्यादा कठिन है। मतलब किसी सब्जेक्ट के टक्कर में आप इसको जो है नहीं रख सकते, समझ लीजिए, क्योंकि ये सभी से ऊपर है। क्योंकि अब तो मैं सिर्फ अभी तो आपको बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि जब चेकिंग होगी तो वहाँ कहाँ कहाँ आपके अंक कटेंगे,
इसलिए कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये लैंग्वेज का जो पेपर आप देते हो ये 3 घंटे का अकेला ऐसा पेपर है जिसमें कंटिन्यूअस आपका पेन जो है चलते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस। इसलिए ये सवाल बच्चों द्वारा पूछा जाना कि सर इसके अंदर जो है हम क्या करें, इसको हम लास्ट में लिखें कि शुरू में लिखें। तो देखिए, जब आप प्रश्न पत्र को बनाते हैं, प्रश्न पत्र को दिमाग में लाते हैं, उसी समय आपका कैलकुलेशन टाइमिंग का आ जाना चाहिए आपके दिमाग। आप घर पे बैठ करके सबसे पहले इस चीज़ का बंटवारा कर लीजिए कि आपको कितना टाइम कितने क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ देने हैं, क्योंकि आपको दे दिया हमने भाई 3 घंटा दे दिया है। अब 3 घंटे में आपको काम करना है। तो आप देखिए कि आप 180 मिनट हो जा रहे हैं ना, देखा जाए तो उस पूरे के पूरे 3 घंटे के दौरान आप कितना मिनट किस चीज़ को देंगे। मुझे लगता है कि आधा घंटा यानी 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक आप स्वतंत्र रूप से निबंध में दे सकते हैं। 30 से 40 मिनट आप निबंध लिखिए, जितना लिखना है लिखिए। आप शब्दों की सीमा की चिंता मत कीजिए, बशर्ते आपका पेपर पूरा हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 250 शब्द हैं तो आप गिनने लगें एक एक शब्द और लिखें, नहीं, ऐसा नहीं, ये तरीका गलत है। 250 शब्द हैं तो 300 जा सकता है, 350 जा सकता है, 350 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बेहतर निबंध है 200 में निपट गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर कंटेंट अच्छा है और हैंडराइटिंग अच्छी है और कोई किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तो उसको भी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बाकी के प्रश्न छोड़ करके निबंध ही लिखते जाइए। अगर आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप निबंध लिखते हैं या प्रस्ताव लिखते हैं और वो आपका थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मूर्खता ये नहीं करनी है कि अब 250 शब्द आप गिनने बैठ जाएं और उसमें जो है छोटी छोटी बातें है, कहाँ, क्या, तो, भी, इसलिए ये सब वर्ड जो है ये सब काउंटेबल नहीं है। बता रहा हूँ मैं, मुश्किल से ये एक बार काउंट होता है, उसके बाद हर लाइन में ये सब काउंट नहीं होते। जो मेन शब्द है ना वो काउंट होते हैं। इसलिए आप अगर तरीके से देखो ना तो एक लाइन में आप मुश्किल से, अगर आपने 10 शब्द लिखे हैं, एक लाइन में 10 शब्द लिखे ना तो मुश्किल से उसमें 3 या 4 काउंट होते हैं। मुश्किल से 3 या 4 शब्द जो है ना वो काउंट होते हैं, क्योंकि मेन वर्ड देखे जाते हैं। ये 250 शब्द जो आपको बोल रहे हैं ना, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 250 शब्दों का मीनिंग क्या है। तो 250 शब्दों का ये मीनिंग होता है कि जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, मेन शब्द हैं उस लाइन के अंदर, वो हमें काउंट करने होते हैं। जैसे देखिए, हम लोग मैसेज लिखते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, तो कभी कभी बड़ी ज़्यादा बातें रहती हैं तो हम कैसे शॉर्टकट में उसको लिख करके डाल देते हैं। यानी शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, शॉर्टकट में हम ऐसे शब्द लिखते हैं जिससे कि पढ़ने वाला तुरंत समझ जाए कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। ठीक यही बात यहाँ पर लाइन के अंदर गिनी जाती है कि इस लाइन में कौन सी महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि पकड़ में आ रहे हैं कि ये क्या बोलना चाहता है, क्योंकि बाकी की बातें तो आपका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इसलिए आप सबसे पहले जो है इसके कंटेंट को जुटाओगे, कंटेंट जुटाने के बाद इसको लिखोगे और लिखने के बाद जब आप देखोगे तो अब सवाल ये करोगे कि सर कितने पेज लिखें हम, कितने पेज। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास 30 से 40 मिनट तक का टाइम है। 30 से 40 मिनट में आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें 1 पेज लिख पाते हो कि 2 पेज लिख पाते हो कि 3 पेज लिख पाते हो। मेरा ये कहना है कि कम से कम टारगेट 3 पेजेस का तो लेकर चलिए। 3 पेजेस का टारगेट मिनिमम लेकर चलिए। उससे ज़्यादा हो रहा है तो कोई दुख की बात नहीं है, उससे थोड़ा कम हो रहा है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन 3 पेज का तो टारगेट आप मान के चलिए मेरे हिसाब से। अगर आपको साधारण बच्चों से थोड़ा ऊपर उठना है तो की मैं बात कर रहा हूँ, वरना आप साधारण पेपर देकर आओगे तो आपको साधारण मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप असाधारण मार्क्स अगर चाहते हो तो आपको असाधारण कार्य करना ही होगा। असाधारण काम करेंगे तब हमें असाधारण मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से देखिए, दूसरा सवाल पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं किसानों का महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल स्थान है।
फिर भी अधिकांश किसानों की दशा दयनीय है। भारतीय किसानों की जीवन दशा और उनकी दिशा को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, उन पर प्रकाश डालें, सारगर्भित प्रस्ताव लिखें। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, किसानी की बात हम कर रहे हैं। किसान जो है, आजकल देखिए किसान आंदोलन चल रहा है कई दिनों से, कई महीनों से कहें। अब ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, आप इसकी स्थिति को देख सकते हैं। किसानों को किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, किसान क्या चाहते हैं या फिर सरकार उन्हें क्या बोलना चाहती है लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी एक समस्या है। क्योंकि बहुत से किसान जो हैं उतने ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है कि वो तुरंत समझ पाएँ कि सरकार उनसे क्या चाह रही है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति में बहुत से किसान जो हैं वो दूसरे नेताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन नेताओं की बातों में आ जाते हैं। ऐसा हो जाने से उनको भी समझ में नहीं आता कि हम फाइट किस लिए कर रहे हैं, हमारा लड़ने का असली मुद्दा क्या है। कई बातें ऐसी हो जाती हैं जिनके कारण से समस्याएं आती रहती हैं, और ये एक आम बात है समस्याओं का आना। मेन बात है कि हम समझ लें इन चीज़ों को। तो किसान का जीवन, आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। भारतीय किसान और खेती के बारे में आपके ऊपर लिखने के लिए तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो फसलें पैदा होती हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। ज्योग्राफी में आप यहाँ की मिट्टी के बारे में, यहाँ की जलवायु के बारे में, कौन से प्रदेशों में कौन सी फसलें ज़्यादा बेहतर तरीके से उगती हैं और वहाँ पर कहाँ कहाँ पानी के लिए अच्छा स्रोत है, कहाँ पानी की दिक्कतें हैं, वहाँ के किसानों की मुसीबतें, दक्षिण भारत के खेतों में ज़्यादातर करके क्या उगाया जाता है, मध्य भारत में क्या है और उत्तर भारत में क्या है, ये सारी की सारी बातें आप इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ किसान का जीवन कितना खुशहाल है वर्तमान समय में, उसकी दशा, और अगर उसकी दशा ठीक नहीं लगती आपको, वैसे तो आप लिख सकते हो उसके फेवर में भी लिख सकते हो। किसान की ज़िंदगी भी अपनी ज़िंदगी है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो शहरों में रहना चाहिए, हर इंसान जो है वो नौकरी ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर इंसान अगर एक ही काम और एक ही जैसा काम करेगा तो काम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया खेती भी नहीं कर सकती और पूरी दुनिया नौकरी भी नहीं कर सकती। तो काम सबको अलग अलग हैं, सब अपने सुविधा के अनुसार से काम करें, अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से भी काम करें, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो खुशहाल किसान के जीवन में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती है तो आप उसके फेवर में भी पूरा चला सकते हो अपनी कलम को। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी प्रॉब्लम है और उसकी दशा जो है वो सुधारना चाहिए, तो वो कैसे सुधारा जा सकता है, उसमें सरकार का क्या योगदान हो सकता है, उसमें आम नागरिक का क्या योगदान हो सकता है, उसमें खुद किसान क्या सोचे, इस बारे में हमें जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। लगातार समाचार देखिए, लगातार कहने का मतलब है प्रतिदिन देखिए, दिन में कम से कम 2 बार समाचार पत्र देखिए, ये आपके फ़ायदे के लिए होता है। आप जो है न्यूज़ में बने रहेंगे तो टॉपिक के ऊपर कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि 10वीं क्लास के बच्चों को लाइब्रेरी से सब्जेक्ट के अलावा दूसरी किताबें उठाने की फुर्सत नहीं रहती। वो दूसरी किताबें कभी खोलते नहीं हैं। खुद उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हिंदी ग्रामर को वो शायद ही कभी खोलते होंगे, क्योंकि मैडम जब पढ़ाती है तो उसमें से वो लोग लिख लेते हैं, उतना उन्हें याद रह जाता है और उसी भरोसे वो बोर्ड में आकर बैठ जाते हैं। आपके पास तमाम प्रकाशकों की हिंदी ग्रामर बुक जो है स्कूल से मिली हुई है, स्कूल ने दी है, लेकिन आप लोगों ने कभी उसको पढ़ा नहीं है। तो कहाँ से आएगा ग्रामर, कहाँ से मिलेगा कंटेंट, क्योंकि पढ़ना तो हमें अच्छा लगता नहीं है। हम तो बस चाहते हैं कि भाई कुछ भी लिख कर आ जाएं और टीचर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमें दे दे, और अगर हमें कम लगे तो हम उससे झगड़ें और वहाँ क्वेश्चन करें कि भाई कम क्यों मिला है। तो हम पहले से तो अच्छा नहीं लिखेंगे, बाद में हम अपनी समस्याएं बताएंगे और फिर अंत में जो है आग लगने पर कुआं खोदने वाला हम काम करने लगते हैं। इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तीसरा सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विज्ञान की अनुपम देन चलचित्र मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। हिंदी में कभी कभी शब्दों को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोगों को सिनेमा कितना प्रिय है और जीवन में कभी ना कभी आपने सिनेमा का हिंदी अनुवाद भी पढ़ा है। और शायद ही अब कोई बच्चा ऐसा बचा होगा मुझे जो सुन रहा है इस समय, वो चलचित्र का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा उसके। ऐसा नहीं हो सकता। चलचित्रों की उपयोगिता यानी सिनेमा के फ़ायदे, सिनेमा के गुण दोष की चर्चा
करते हुए अपने विचार लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार है ये भी पत्र, बहुत शानदार ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसमें भी आप जो है अपनी बात लिख सकते हैं। सिनेमा के ऊपर काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। हर टाइप की फिल्में बनती हैं, अच्छी फिल्में भी बनती हैं, ख़राब फिल्में भी बनती हैं। अच्छी चीज़ों से लोग अच्छा सीखते हैं, ख़राब चीज़ों से लोग ख़राब सीखते हैं। तो कहाँ तक खराबी है, कहाँ तक अच्छाई है, किसी ऐसी फिल्म के बारे में बता सकते हैं जिसने आपके जीवन को सुधार दिया हो या आपके जीवन को दिशा दी हो, ये भी बहुत बेहतर होता है। तो जब आप ऐसे प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बारीकी से पहले इत्मीनान से प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। उसके बाद देखिए एक कहानी आपको बोली जाती है लिखने के लिए। ये तो हो गए प्रस्ताव और लेख, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें शब्दों के हेर फेर को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। कहानी जो होती है ना, उसके साथ एक शब्द जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं मौलिक कहानी लिखिए। अभी तक बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया कि जी ये मौलिक क्या चीज़ है। तो मौलिक का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मौलिक का मतलब होता है जो हमारा खुद का है। जैसे मैंने अपने कोई थॉट्स बनाए ना, तो ये हो गए मेरे मौलिक विचार, ये मेरे मौलिक विचार हो गए। तो उसी तरीके से जब मैं कुछ लिखूंगा, जब जो वो चीज़ लिखूंगा जो कि मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, खुद से लिख रहा हूँ, मैं खुद से सोच के लिख रहा हूँ, तो वो मेरा मौलिक हो गया, यानी वो मेरी मौलिक रचना हो गई। चाहे मैं कहानी लिखूं, चाहे मैं उपन्यास लिखूं, चाहे मैं निबंध लिखूं, कुछ भी लिखूं, तो वो मेरा मौलिक हो जाता है। तो वो मौलिक बोल रहे हैं लिखने के लिए। ये नहीं कि आपने कहीं पर कहानी सुनी है या पढ़ी है और उसको यहाँ पर पूरा का पूरा उतार दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मौलिक का मतलब होता है जब हमने आपको एक टॉपिक दे दिया, आपको टॉपिक समझ में आ गया कि क्या बोलना चाहते हैं, कहानी में क्या करना है, तो उसके बाद आप अपनी खुद से कहानी लिखिए। खुद की कहानी खुद से लिखना है, मतलब ऐसी कहानी जिसमें आप इन्वॉल्व हों, ऐसा भी कर सकते हैं। या अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन आपने वो कहानी सोची है, बनाई है, तो आप खुद से उसको लिख सकते हैं। मोस्टली ये भी हो सकता है कि तुरंत आपको टॉपिक मिला है तो तुरंत आपको कहानी का निर्माण करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इस कहानी में ये है कि जो कहानी आप लिखेंगे उसमें जो प्रश्न के अंदर दिया जा रहा है कि आप इसका प्रयोग करें, तो वो प्रश्न मैच होना चाहिए कहानी के अंदर या कहानी के अंत से। अगर वो मैच नहीं होता है तो नेचुरली आपको मार्क्स कम मिलेंगे भाई, क्योंकि कुछ भी लिख देना कहानी नहीं है और सिर्फ खुद से लिख देना भी कहानी नहीं है। वो खुद से भी आप लिख रहे हो, लेकिन कहानी में जो बात कही गई वो जब तक मैच नहीं होगी उससे, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए। कहानी को लेकर के 2-3 बातें मैं और बताऊंगा। कहानी लिखने से पहले आप कर दो, एक शीर्षक डाल दो। जो भी आपका कहानी आपको प्रश्न पढ़ के लगता है कि ये कहानी का ये शीर्षक होना चाहिए, आप वो शीर्षक डाल दीजिए। या कहानी लिखने के बाद भी आप लास्ट में सोच करके भी शीर्षक डाल सकते हैं। तो पेज के ऊपर सबसे पहले तो शीर्षक आ गया। शीर्षक के बाद हम कहानी लिख रहे हैं पूरी की पूरी। कहानी को पैराग्राफ में बनाते हुए चलिए। पैराग्राफ कितने बने इसकी चिंता ना करें। और कहानी हमेशा और हमेशा आपकी पास्ट टेंस यानी भूतकाल में ही होनी चाहिए। कई बच्चों की कहानियां हमारे पास ऐसी आई हैं कि उन्होंने बहुत छोटे बच्चों जैसा काम किया है। जैसे अक्सर छोटे बच्चे कहानी सुनाते हुए कहते हैं ना कि एक बार एक राजा होता है, वो शिकार करने जाता है। तो है शब्द का प्रयोग मुझे नहीं लगता कि कहानी में जो है सही है। एक बार एक राजा था, वो शिकार करने गया था, यानी कि भूतकाल में, क्योंकि कहानी की घटना जो है वो हो चुकी है। कहानी का मतलब ही होता है जो कही गई थी वो कहानी है, जो कही गई थी वो कहानी है। तो इसलिए कहानी आपकी भूतकाल में ही होनी चाहिए। और जब आप पास्ट टेंस का प्रयोग करते हुए कहानी लिख रहे हैं तो कहानी भी लगभग उतने ही पेज में होनी चाहिए जितने पेज में आपका प्रस्ताव है।
यानी प्रस्ताव को आप जब 2, ढाई, 3 पेज लिख रहे हैं तो कहानी के लिए भी 2, ढाई, 3 पेजेस तक आपको खींचना पड़ेगा। और कहानी लिखने के बाद अंत में अगर प्रश्न में ना भी पूछा गया हो तो भी अंत में कहानी से मिलने वाली सीख को अवश्य लिखिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, कहानी से मिलने वाली सीख को अवश्य लिखिए। ये इसका भी एग्जामिनर जो है ना उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि भाई बच्चे ने कहानी की सीख भी लिख दी है, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न संख्या 5। इसी में पहले में 5वें में क्या बोलते हैं, एक चित्र आ जाता है आपको, और चित्र में आपको ध्यान से देखना होता है कि चित्र किस चीज़ को दर्शा रहा है, और उसको आधार बनाकर चित्र को देख करके बार बार देखते रहिए, लिखते रहिए। चित्र देखते रहिए, लिखते रहिए। मतलब चित्र को देख देख कर जो जो दिमाग में आपके आते जा रहा है, जो दिमाग में आपके आते जा रहा है ना, वो आप लिखिए। ये एक आज़ाद है आपके लिए 5वां विकल्प, एकदम आज़ाद है, क्योंकि इसमें आपको कहीं बंधना नहीं है, आपको कहीं पर कोई एक ही टॉपिक के ऊपर काम नहीं करना है, क्योंकि चित्र जब आता है तो उसमें कई चीज़ें होती हैं आसपास में, आप उन चीज़ों को भी उसमें जोड़ेंगे। मतलब सीधा बोलते ही हैं कि चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र को देख देख करके आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है आप उसको लिखिए। चित्र को देखकर आप कहानी तक लिख सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन है। मतलब चित्र को देख करके अगर आपके दिमाग में कोई कहानी बैठ रही है तो उस कहानी को भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए लेकिन चित्र को भी आपको उतना ही बड़ा लिखना है जितना प्रस्ताव कहानी को ले जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि कई बार सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब हम लेखन अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो या कोई भी क्वेश्चन हो हिंदी का, हिंदी के अंदर लेखन जो है, राइटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हम 80 मार्क्स का आपसे राइटिंग ले रहे हैं, नहीं तो हम क्या ओरल लेके नहीं मार्क्स दे देते। राइटिंग लेने का मतलब ये है कि हम आपकी लेखनी को देखना चाहते हैं कि आपकी लेखनी कैसी है, आपकी कलम कैसी है। कलम कहती है क्या, कलम कैसी है कहने का मतलब है कि आपकी कलम कैसी लिखती है। ये तो आपकी लेखनी जो है ना वो हमारे लिए सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब आप उसको लिखेंगे तो उसमें हैंड राइटिंग का बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधारिए, और अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं बन पा रही है अच्छे से तो भी आप मुझे पूछिए, बाद में मैं इस वीडियो के बाद में आपको बताऊंगा कि हैंड राइटिंग को कैसे आप सुधार सकते हो। हैंड राइटिंग सुधारने के लिए बस 2-3 मिनट का एक फॉर्मूला है, उसको आप दिमाग में रखिएगा, आपकी हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। मैं इस प्रश्न 5वें पर बात कर रहा था जो कि मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है ध्यान में रखें। सबसे पहले आप कोई भी प्रश्न ले रहे हैं तो जब आपने प्रश्न को चुन लिया है, प्रश्न के बारे में जान लिया कि मुझे यही लिखना है, तो अब जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो अच्छी हैंडराइटिंग में आप उस क्वेश्चन को या क्वेश्चन के टॉपिक को लिख दीजिए एक टॉपिक की तरह। जैसे निबंध का एक टॉपिक होता है ना, ऊपर लिखा होता है हेडिंग, वैसे ही आप उस क्वेश्चन से संबंधित एक हेडिंग डाल दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि पांचों में से इसने कौन सा लिखा है। वो अब पढ़ेगा तब उसको समझ में आएगा ना कि भाई, क्योंकि कई बार जो है 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं एक दूसरे के, तो इसमें टीचर को कभी कभी दिक्कत आ जाती है समझने में कि बच्चे ने कौन सा आंसर लिया है, पहला लिख रहा है कि दूसरा लिख रहा है कि तीसरा लिख रहा है, उसको बहुत समझने में परेशानी होने लगती है। इसीलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके 1 2 3 4 5 तो डालेंगे ही, साथ ही आप एक वहाँ पर जो है ना उनका शीर्षक टाइप एक डाल दीजिए और उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। दोनों साइड पेज के थोड़ा थोड़ा आपको मार्जिन देना है पेंसिल से, वो पहले नंबर पे आपको खींच देना है। जब आपको आंसर शीट मिलेगी तो उस समय आप जो है उसके अंदर आप वो लाइन खींच देंगे दोनों साइड, और साथ में जो है पेंसिल से आप प्रत्येक हेडिंग को अंडरलाइन करते जाइए, चाहे डबल अंडरलाइन करते जाइए। मेरे कहने का मतलब है कि आप पेंसिल का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, स्केल और पेंसिल का आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी राइटिंग जो है वो देखने में भी साफ सुथरी और सुंदर दिखेगी। तो
वो शीर्षक डालने के बाद आप अपना प्रस्ताव लिखें। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि प्रस्ताव जो है, कहानी जो है, चित्र जो है, लिखते समय आपको एक एक जो है पैराग्राफ वो बनाने में बहुत ज़्यादा याद रहना चाहिए। ये नहीं कि आप बिना पैराग्राफ बनाए केवल लिखते जा रहे हैं। पैराग्राफ बदलते जाएंगे ना तो वो पढ़ने वाले को भी थोड़ा सुविधा रहती है उससे। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 पत्र लेखन है। ये देखिए, इस पत्र लेखन को क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है।